जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि अदिश एवं सदिश राशियां पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको शानदार ट्रिक भी देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपके अदिश और सदिश राशियां कवर की जाएंगी और उन ट्रिक्स की हेल्प से इजीली आप अपने एग्जाम में उस ट्रिक की हेल्प से स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को रिकॉल कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में हम जो चीजें बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, है ना, उसको याद किए होते, क्या होता है कि वो चीजें याद नहीं होती, रिकॉल नहीं होती, है ना। तो आप अगर किसी इंटरैक्टिव मेथड, किसी ट्रिक से याद करते हो किसी चीज को, है ना, ऐसे शॉर्ट ट्रिक क्यों पसंद करते हैं बच्चे? इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको रिकॉल करने में बस प्रैक्टिस अगर किया है बच्चा तो रिकॉल और जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। पढ़ के तो सभी जाते हैं एग्जाम में, लेकिन जो इस तरीके से पढ़ के जाता है कि एग्जाम में रिकॉल करना उसके लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं, तो फिर वो अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा ही इंटरेक्टिव मेथड बताया जाएगा जिससे आपको चीजें रिकॉल करने में काफी आसानी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। और सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हमने पहले चैप्टर में यानी कि आपका मापन यानी जिसको मेजरमेंट बोलते हैं, जिसको हमने मेजरमेंट एंड डायमेंशन कर दिया और उसमें आपको वीमा यानी डायमेंशन निकालना भी सिखाया, उस चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में कितने टाइप हैं आपके यहाँ पे भौतिक राशियों के। तो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के आधार पे देखेंगे तो तीन टाइप के हो जाते हैं। इनमें तीन टाइप में मूल मात्रक, मूल राशियां एवं उनके मात्रक आ जाते हैं। दूसरा हो जाता है व्युत्पन्न राशियां एवं उनके मात्रक यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। और तीसरा हो जाता है संपूरक राशियां और उनका मात्रक यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स। ठीक है, और पहला क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स यानी कि मूल राशियां एवं उनके मात्रक। ठीक है, तो एक प्रश्न मूल राशियां और मात्रक से रिलेटेड है कि मूल मात्रक कितने हैं, तो कुल आपके फिक्स है कि 7 ही मूल मात्रक होते हैं। तो ये प्रश्न कभी भी पूछे और बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो 7 ही आपके मूल राशियां हैं और 7 ही उनके मूल मात्रक हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। तो इसको आप एकदम रट लीजिए, बताएंगे। अगर आपको नीड होगी तो हम इसकी भी एक ट्रिक जो है आपको अवेलेबल करा देंगे। और ये 7 क्वांटिटीज भी आप जो है इंटरेक्टिव मेथड से काफी अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की डिपेंडेंसी के आधार पे कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। होता है एक तीसरा भी है, टेंसर, लेकिन वो आप अपनी बड़ी कक्षा यानी कि जब आगे की हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे तब उसके विषय में आपको वहां पे सिखाया जाएगा, जिसमें स्ट्रेस वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म वगैरह आता है। ठीक है, तो इसमें समझिएगा कि आपके दो अभी आपको पढ़ने हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वे सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, है ना। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, तो आप रिकॉल यहाँ पे बहुत आसानी से, हालांकि इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे समझिएगा, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण यानी ओनली मैग्नीट्यूड।
ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल किसकी परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की नहीं। ऐसी सभी राशियां क्या कहलाती हैं? ऐसी सभी राशियां हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी सभी राशियां, ठीक है, दिशा की नहीं, की नहीं, ऐसी सभी राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण जैसे आपका क्या क्या हो गया? जैसे आपका लंबाई हो गया, ठीक है। लंबाई क्या है? ऐसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि किस दिशा में माप रहे हैं आप, उत्तर में कि पूर्व में कि पश्चिम में, है ना, उत्तर से पूरब की तरफ जा रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, वो पूरी लेंथ ही उसकी काउंट होगी, है ना। इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, समय हो गया, समय हो गया आपका, ठीक है, ताप हो गया, ये सब क्या हो गए? ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया? समय हो गया। ये सब क्या हो गए आपके? ये सब आपकी अदिश राशियां हो गई। ये सब आपकी क्या हो गई? अदिश राशियां हो गई, है ना, एटसेट्रा कर दे रहे हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। अब इसके यहाँ पे सेकंड टाइप में आपका फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे, दूसरा क्या हो जाएगा? जिन्हें व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आपको दिशा के साथ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको दिखाने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, डायरेक्शन को भी वहां ध्यान दिया जाता है उस पे। तो ऐसी क्वांटिटीज आपकी क्या हो जाएंगी? ऐसी क्वांटिटीज आपकी सदिश राशियां कहलाएंगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण होता है आपका, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात आएगी तो एक आपका यहाँ पे संशय का विषय बनेगा जो कि है विद्युत धारा, ठीक है। क्या है आपका? विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में आप कहोगे सर दिशा की तो जरूरत होती है ना, कि मतलब अगर हम लोगों ने देखा होगा कि हम जब करंट को मेजर करते हैं, शायद पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन कभी अगर आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाइएगा तो देखिएगा जो मल्टीमीटर वो यूज करते हैं, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी जहां उनको रेड वाला पॉइंटर लगाना है वहां ब्लैक लगा देंगे, और जहां ब्लैक वाला लगाना था वहां रेड लगा देंगे, तो साइन चेंज होएगा, माइनस में वैल्यू आएगी। और फिर उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो प्लस में आएगा। या आप देखेंगे अपने इन्वर्टर में घर में तो पॉजिटिव और निगेटिव बना होगा, तो पॉजिटिव वाले में ही रेड वाला वायर लगता है और निगेटिव वाले में ही आपका यहाँ पे ब्लैक वायर लगता है ना। मतलब अपोजिट आप कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब दिशा डायरेक्शन ही तो है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है? डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि ये जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है, ये उदाहरण है आपका किसका? अदिश राशि का। क्यों? क्योंकि आपका सदिश में एक और नियम है ना, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि आपकी जो अदिश राशियां होंगी उनको केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। और एक लाइन और इसमें ऐड करूंगा मैं कि ये बीजगणितीय योग का पालन करते हैं। क्या करते हैं? ये बीजगणितीय योग का पालन करते हैं, ठीक है। ये बीजगणितीय योग का यानी अलजेब्राइक सम का, ठीक है, का पालन करते हैं, या बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं ना। तो यहाँ पे नियमों का कर दो, योग तो होगा ही, नियम, बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर बीजगणितीय नियम का क्या मतलब है? जिस साइन के साथ जो जैसे रहेगा वैसे हम ऐड कर सकते हैं, है ना। ए अगर है और बी माइनस में है तो हम ए माइनस बी उसको कर लेंगे, है ना।
ठीक है, इसमें हमको डायरेक्शन नहीं देना देखना है, जैसे जो वैल्यू लिखी हुई है वैसे हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब क्या है वो आपको वेक्टर क्वांटिटीज में समझ में आएंगी। तो ये क्या है, बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। तो एक रूल आपका, मैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसेप्ट है, इसके बाद थोड़ा सा हम इस पॉइंट को समझाते हैं आपको सदिश राशियों के बाद में। ठीक है, तो सदिश राशियां थोड़ा सा समझिएगा कि सदिश राशियां किसको कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, ये क्या कहलाते हैं, सदिश राशियां कहलाते हैं। साथ में एक पॉइंट और मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, या का वेक्टर लॉ यानी कि सदिश नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, वेक्टर लॉ यानी कि सदिश नियमों का भी पालन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपकी यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना, आप यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, कि अगर वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करें, ठीक है, तो जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये जो है इनको दिखाने के लिए, सदिश राशियों को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। ये जो सदिश नियम है ना, ये जो सदिश लॉ, वेक्टर लॉ हमने लिखा है, ये वेक्टर लॉ को जो है ये फॉलो नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट बीजगणितीय नियमों को पालन करता है, इसी वजह से, इसी कारण से ये वेक्टर क्वांटिटी ना होकर के ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा सदिश और अदिश राशि में कि कौन सी आप ये जो क्वांटिटी है, कोई भी डैश 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 जो क्वांटिटी लिख दी, उसने कहा कि यहाँ पे ये अदिश राशि की सदिश राशि है, उसमें आपको ये विद्युत विद्युत धारा जो है आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो ये किस प्रकार की भौतिक भौतिक राशि है ना, विद्युत धारा जो है कौन सी भौतिक राशि है, तो ये आपकी यहाँ पे अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि ये इसको डायरेक्शन की तो नीड होती है दिखाने के लिए, है ना, मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो विद्युत धारा है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, ये आपका यहाँ पे अलजेब्रा लॉ यानी कि आपकी बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। इसी वजह से विद्युत धारा क्या हो जाता है आपका यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, यानी अदिश राशि हो जाती है। क्लियर है,
इस पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए करा क्योंकि यही कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करेगा, है ना, और यही बच्चे जाके फंस जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे विशेष मुद्दा या विशेष यहाँ पे आपके आपके साथ चर्चा किया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके अदिश एवं सदिश राशियां। अब बारी आई ट्रिक की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रिक जो है क्या है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज को याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है आपका उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक है, उसका दाल कहां से आता है, एमएससी से आता है उसका दाल, है ना। तो यहां से आप इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, देखिएगा। तो ऊ का मतलब हो गया ऊर्जा। ठीक है, ऊ का मतलब हो गया ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, ये हो गई आपकी ऊर्जा। ठीक है, ऊ का मतलब ऊर्जा। स का मतलब हो गया समय यानी कि टाइम। ठीक है, का मतलब हो गया कार्य, है ना। तो कार्य आपकी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद द का मतलब हो गया दाब यानी प्रेशर। दाब आपका क्या है यहाँ पे, अदिश राशि। ल आपका साइलेंट है ना, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, ये क्या है, साइलेंट है। ठीक है, चलो। म का मतलब हो गया मास। मास माने द्रव्यमान। ठीक है, एस का मतलब हो गया स्पीड। स्पीड का मतलब चाल। ठीक है, इसके अलावा सी का मतलब क्या हो गया, करंट यानी कि धारा। कौन सी धारा, विद्युत धारा। ठीक है, आगे विद्युत जोड़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, चलो। इसके अलावा एस सी आपका साइलेंट है। अ का मतलब आयतन हो गया। आयतन मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ त का मतलब हो गया आपका ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, इतनी क्वांटिटीज आपकी ट्रिक के अंदर कवर की गई हैं। ठीक है, तो कितनी यहाँ पे क्वांटिटीज कवर की गई हैं मैं एक बार काउंट करवा दूं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका ऊर्जा पहला क्वांटिटी हो गया, दूसरा आपका समय हो गया, तीसरा आपका कार्य हो गया, चौथा आपका दाब हो गया, पांचवा यहाँ पे आपका मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, छठा आपका स्पीड हो गया, सातवां आपका विद्युत धारा हो गया। ठीक है, आठवां आपका यहाँ पे आयतन हो गया। ठीक है, और नवा आपका यहाँ पे ताप हो गया यानी कि आपका टेम्परेचर हो गया। इतनी चीजें आपकी यहाँ से जो है कवर हो रही हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ से आपकी कवर हो रही हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ से आपका छूट रहा है, ल से आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ल से नहीं, आपका साइलेंट नहीं है यहाँ पे, ल से लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ल से लंबाई यानी कि आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आपकी फिर से क्वांटिटी, ये आपकी 10वीं क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये आपकी 10वीं क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो देखो 10 क्वांटिटीज को आप इजिली यहाँ पे याद कर सकते हो ना, दो चार बार इसको आप पढ़ोगे तो इजिली आपको याद हो जाएगा। ट्रिक बहुत आसान है कि उसका दाल कहाँ से आता है, एमएससी से आता है ना। इसमें टोटल 10 आपकी स्केलर क्वांटिटीज आ जाती हैं, ये अगर आपको याद है तो इजिली आप इसको याद कर सकते हो। बाकी डायरेक्टली आप बिना ट्रिक की हेल्प से याद कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले यहाँ पे आपके ट्रिक के ऊपर। अगला ट्रिक जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए है ना। तो हमने ट्रिक बनाया, आज सांभवी का विवेक जो है वो फंस गया है। सांभवी का विवेक क्या हुआ है, फंस गया है। सांभवी का दोस्त विवेक है और उसने कुछ जो है चतुराई की होगी अपनी कक्षा में, और वो क्या हो गया है, फंस गया है। तो आज सांभवी का विवेक क्या हो गया है, फंस गया है। ये हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो अ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अ का मतलब आवेग। ठीक है, अ का मतलब आवेग यानी इम्पल्स। ठीक है, अ का मतलब हो गया आवेग, आवेग यानी इम्पल्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये इम्पल्स। ठीक है, सा का मतलब हो गया संवेग, संवेग यानी मोमेंटम जिसको बोलते हैं। ठीक है, भा का मतलब क्या हो गया, भार जिसको हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है, वी का मतलब आप विस्थापन ले सकते हैं। ठीक है, विस्थापन। ठीक है,
इस ये का साइलेंट है, ये आपका है ना, ये साइलेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वी का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। इस वे का मतलब हो जाएगा वेग, ठीक है। फिर का आपका यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ का मतलब हो जाएगा आपका, एफ का मतलब हो गया फोर्स, ठीक है, फोर्स का मतलब बल, ठीक है। और ए का मतलब आपका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद करने के लिए इस ट्रिक की हेल्प से मिल गई। आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, साइलेंट है आपका ये का, उसके बाद विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेग, ठीक है, इसके बाद बल यानी कि फोर्स, और ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद करने के लिए जो है मिल रही हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखना कितनी क्वांटिटीज यहाँ पे हो गई आपकी। यहाँ पे अगर हम क्वांटिटीज की बात करें तो आवेग आपकी पहली क्वांटिटी, संवेग आपकी दूसरी हो गई, ठीक है, तीसरा आपका भार हो गया, चौथा आपका विस्थापन हो गया, आपका पांचवा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, छठा आपका वेग हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका सातवां आपका बल हो गया, ठीक है, आठवां आपका यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन हो गया। तो आप जो है समझ सकते हैं कि 8 यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज आपने ट्रिक की हेल्प से याद रख ली, और यहाँ पे आपने 10 जो है स्केलर क्वांटिटीज यानी कि आपका टोटल 18 फिजिकल क्वांटिटीज को आपने क्लासिफाइड कर दिया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में, या अलग अलग आपने बांट के लिख लिया या याद कर लिया या रट लिया, है ना। तो आपके लिए क्या है, बहुत बहुत आसान सा ट्रिक आपके लिए बनाया गया है कि उसका दाल एमएससी से आता है। इसको क्या है भाई, एक बार पढ़ा याद हो गया, फिर एक बार लिख लिया कि ऊ का मतलब ऊर्जा, स का मतलब समय, का मतलब कार्य, द का मतलब दाब, ल का मतलब लंबाई, ठीक है, म का मतलब मास हो गया, एस का मतलब स्पीड यानी चाल हो गया, सी का मतलब करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट, अ का मतलब आयतन, और त का मतलब ताप यानी टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टोटल जो है 10 यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका अगला है आज सांभवी का विवेक फंस गया है। ये किसको, वेक्टर क्वांटिटीज को दिखा रहा। आ का मतलब हमने लिखा तुरंत आवेग हो गया, सा का मतलब संवेग हो गया, भ का मतलब भार हो गया, वी का मतलब विस्थापन हो गया, का साइलेंट है, वी का मतलब विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक करंट, वे का मतलब वेग हो गया, और एफ का मतलब फोर्स बल हो गया, ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया। तो 8 आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज याद हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है सदिश निरूपण, ठीक है, यानी वेक्टर नोटेशन। तो सदिश को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो हमें यहाँ पे आपको जो है सिखाना है, या हमें जो है सीखना है, ठीक है। आओ चलो, तो यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, चलो, तो सदिश निरूपण को अगर हम लोग देखें तो सदिश को हम लोग कैसे दिखाते हैं। सदिश को हम लोग दिखाते हैं एक एरो से, है ना, इस तरीके का एक एरो होगा, और इससे हम लोग दिखाते हैं सदिश को, ठीक है। इससे हम लोग किसको दिखाते हैं, सदिश को। इसका जो नोक होता है ना, इसकी जो नोक होगी, ठीक है, ये नोक जो है ये दिशा यानी डायरेक्शन को बताती है। किसको बताती है, ये दिशा यानी डायरेक्शन की बताती है। जिस साइड होगी उस साइड की दिशा बताएगी, है ना। तो ये किसको बताती है, डायरेक्शन बताती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ना, कुछ लंबाई तो है ना इसकी, कुछ लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई जो है, ये कुछ लंबाई हो गई इसकी, ठीक है। ये किसको बताती है, ये परिमाण को बताती है। किसको बताती है, परिमाण को बताती है, यानी मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है। किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। तो ये हो गया वेक्टर नोटेशन, यानी हम तीर से किसी भी सदिश को यानी वेक्टर को डिनोट करते हैं। इसमें जो नोक होती है वो दिशा यानी डायरेक्शन को दिखाती है, और जो लेंथ यानी लंबाई होती है वो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करती है, ठीक है। वेक्टर को अगर हम किसी एक जो है अल्फाबेट से लिखना चाहें, जैसे हम लोग ए से लिखते हैं तो स्मॉल में लिखेंगे तो वैसे ही लिख सकते हैं,
और अगर कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल पे के ऊपर लिख करके एक वेक्टर यहाँ पे एक तीर का निशान जो है बना देते हैं। इस तरीके से डिनोट जो है किया जाता है ना, तो एक तीर का निशान ऐसे बना देते हैं जो है कैपिटल में अल्फाबेट लिखने के बाद। ठीक है, तो ए और यहाँ पे कैपिटल, हालांकि आपकी बुक में लिखेगा कि यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल लेटर के ऊपर कैपिटल ए के ऊपर यहाँ पे एरो से दिखाते हैं ना, तो इस तरीके से इसका नोटेशन होता है। लेकिन आप स्मॉल ए से या तो देखेंगे या तो कैपिटल ए से अपनी बुक में, जब भी जैसे आगे भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इन्हीं दो में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये वेक्टर जो है नोटेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो ही चीजें आपको जाननी है कि जो आपका तीर का नोक होता है, नोक जो होती है वो क्या बताता है, नोक आपकी यहाँ पे दिशा बताती है, यानी कि एरो का डायरेक्शन कौन बताएगा, जो नोक होगी, या जिसको इसको हम लोग बाणाग्र भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाणाग्र भी कहते हैं। ठीक है, तो बाणाग्र क्या बताएगा दोस्त, ये आपकी दिशा बताएगा। और जो तीर की लंबाई है वो क्या बताएगा, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बताएगा। बस इतना समझना है हमें जो है यहाँ पे सदिश निरूपण में, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समझना है। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी वेक्टर को लिखा जाता है, ठीक है, तो वेक्टर को लिखने में हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, किसी भी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस, या फिर बी जे कैप प्लस सी के कैप जो है लिखते हैं। मतलब अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बाकी आपके काम का उतना है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और ये वेक्टर लिखने का तरीका होता है जिसमें आई जे के जो है वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी और सी जो है उस क्वांटिटी जो वेक्टर है उसकी अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। इतना बस आप समझिए। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं है। अब चलिए इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर क्वांटिटीज, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे बिंदु हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको शून्य सदिश समझना है। शून्य सदिश क्या है, ठीक है, तो शून्य सदिश हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो और जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। तो आपका जीरो सदिश का क्या मतलब हो गया, जीरो सदिश से ऐसा सदिश, है ना, ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका जिसका परिमाण शून्य होता है, परिमाण शून्य होता है, शून्य होता है, क्या कहलाता है, वो शून्य सदिश या जीरो वेक्टर कहलाता है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास a माइनस बी कोई वेक्टर लिखा है, एक कोई शून्य सदिश है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे b मिल जाएगा। ठीक है, तो a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के बराबर हो जाएगा अगर इन दोनों का एडिशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है तो। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगर बात करें शून्य सदिश के आगे यूनिट वेक्टर की, ठीक है, यानी कि इकाई सदिश की, एक और सदिश है जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है, इससे प्रश्न भी आ जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एक होता है या इकाई होता है, एक, जिसको हम लोग वन कहते हैं, है ना,
इसी को हम लोग इकाई भी कहते हैं, ठीक है, इकाई यानी यूनिट, ठीक है, इकाई यानी यूनिट होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका इकाई सदिश कहलाता है। इसे कैपिटल ए के ऊपर कैप से प्रदर्शित करते हैं ना, तो अल्फाबेट ए लिखने के बाद उसके ऊपर एक टोपी सा बना देते हैं, यही इसी से हम क्या यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, शो करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपका इसमें ये यूनिट वेक्टर है, इसका फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना। तो इसमें जो ए है, इसमें जो ये ए है, ठीक है, ये ए तो प्रदर्शित कर रहा है किसको, वेक्टर को यानी सदिश को, लेकिन इसमें जो दो लाइनों के बीच में यहाँ पे आपका तीर के ऊपर ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए, ठीक है, या फिर हम इसको सदिश ए का परिमाण कहते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जो वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए को हमने अभी आपको लिख के दिखाया था, कैसे लिखते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से अगर दिखाया जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट यानी कि आई कैप जो है उसके गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे के कैप के गुणांक का स्क्वायर, यानी कि के कैप जो है उसके बगल में जो लिखा हुआ है गुणांक उसका स्क्वायर, ये आपका हो जाता है। और इन दोनों का ही बट्टा ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना, ए कैप ऊपर ए वेक्टर आप ऊपर लिखेंगे और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आपको जो है यूनिट वेक्टर दिख जाएगा। तो दो प्रश्न बनेंगे कि इकाई सदिश का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इकाई सदिश का परिमाण होता है आपका यहाँ पे ए कैप, सॉरी एक होता है यानी कि यूनिट होता है, और दिखाते कैसे, ए कैप से दिखाते हैं, ए वाला सिंबल कहीं भी मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, या आपको एक वेक्टर दे देगा, कहेगा यूनिट वेक्टर बता दीजिए, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यूनिट वेक्टर का ऑलवेज जो यूनिट जो आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो 1 आएगा आपका, है ना। तो ये होता है आपका इकाई सदिश। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सदिशों के योग पे। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। ठीक है, देखिए तो आपका यहाँ पे आप दो चीजें समझ गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, एक आपका शून्य सदिश यानी कि आपका जीरो वेक्टर, और दूसरा है आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। बात समझ में आ रही है, तो आपके दो वेक्टर आप यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, देखिए अब इसके आगे आपका जो टॉपिक है वो है आपका एडिशन, या फिर यू समझ सकते हैं वेक्टर लॉ, है ना। तो वेक्टर नियमों के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने बताया कि आपका सदिशों का योग यानी एडिशन पे जो है वेक्टर लॉ के अंदर आता है, वेक्टर
जो क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती हैं। एक थर्ड पॉइंट ये भी हमने आपको दिया है, यानी कि उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा तो होना ही चाहिए, साथ में उनका सदिश नियमों का पालन करना भी, सदिशों का योग घटाना गुणा भाग जो है उसका पालन करना भी आवश्यक है ना। तो आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सदिशों का योग यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स जानना जरूरी है। और इससे क्वेश्चन भी आएगा। इसमें दो मेथड है आपके सदिशों के योग का, एक है त्रिभुज का नियम यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल, और दूसरा है आपका चतुर्भुज का नियम या फिर इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां समझिएगा, यहाँ पे आपका सेकंड भी दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, और ये है आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल यानी कि आपका त्रिभुज का नियम। ठीक है, तो सपोज दैट कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, दो वेक्टर्स हैं कुछ इस टाइप से हैं कि आपके दो वेक्टर, एक वेक्टर कुछ इस टाइप से है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर कुछ इस टाइप से है, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। इन दोनों को अगर जोड़ना होगा त्रिभुज नियम से, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ऐसे सबसे पहले रख लेंगे, ठीक है, सेम साइज और सेम डायरेक्शन में। फिर दूसरा वाला जो वेक्टर बी है हम उठाएंगे, और जो आपका वेक्टर ए है इसके हेड से जो वेक्टर बी है उसकी पूंछ सटाकर कुछ उसी डायरेक्शन में इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, और आपका जो वेक्टर ए का पूंछ है इसको टेल बोलते हैं, पीछे वाला हिस्सा, ये हेड बाणाग्र हो जाता है और ये टेल हो जाता है, इसको हम लोग पूंछ कहते हैं। ठीक है, इसकी पूंछ से जो है हमें हेड तक का एक और वेक्टर कुछ इस तरीके से मिलाना होता है, जो कि क्या होता है, इनका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कलर मैं व्हाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो रिजल्टेंट आर बराबर हमें क्या मिल गया, एडिशन मिल गया ए प्लस बी वेक्टर का। ठीक है, ये हमें मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और ये आपका त्रिभुज नियम हो गया, जिसमें त्रिभुज क्या बना, ए बी सी आपके त्रिभुज बन गए। बस इतना आपके लिए इनफ है, बस इतना आप समझिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके आगे वाला जो मेथड है, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं, या लॉ ऑफ, यहाँ पे पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, आपके सदिश के योग का एक नियम है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि आपके अगर कुछ जो सदिश हैं दो, कुछ उसी प्रकार से दिए हुए हैं जैसा कि पिछला हमने दिखाया था आपको। तो यहाँ पे एक सदिश ए कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है, और दूसरा सदिश बी आपका कुछ इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, और ये वेक्टर बी हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए को हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, वेक्टर ए को सबसे पहले खींचते हैं, ठीक है, उसके बाद वेक्टर ए को खींचने के बाद वेक्टर बी जो होगा हमारा यहाँ पे, वेक्टर बी की जो पूंछ होगी उसको हम लोग वेक्टर ए की पूंछ से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो वेक्टर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब इसी के पैरेलल में हम एक और वेक्टर यहाँ पे खींचते हैं, उसको हमें फ्री हैंड ही खींचना होगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन होगा तो, हाँ है ऑप्शन। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसके ही पैरेलल में एक और जो है वेक्टर कुछ इस प्रकार से खींचना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका ये वेक्टर हमने खींच दिया, किसके पैरेलल में, सबसे पहले तो डिनोट कर दें तो आपको समझने में, ये वेक्टर ए था हमारा, जो कि सेम देखो डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड के साथ हमने लिखने का प्रयास किया, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, और वेक्टर बी के ही पैरेलल में हमने एक लाइन जो है यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करी है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लाइन जो है हमें, जो हमारा वेक्टर ए है उसके भी पैरेलल में यहां से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे देखिएगा
ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर जो है, ये वेक्टर आपका बी हो गया, ठीक है, बी को दिखाने लगा, और ये आपका वेक्टर ए को दिखाने लगा, है ना, ऊपर वाला। और इसका जो इन दोनों का सेंटर जो है वो जाकर यहाँ पे मिलाएगा, तो ये जाकर सेंटर यहाँ पे मिलाएगा, जो कि क्या बताएगा, रिजल्टेंट बनाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला आता है रिजल्टेंट का, ये जो है ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें रिजल्टेंट आर जो है मिल गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इसी वेक्टर की लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल एंगल ए और बी के बीच का एंगल, जो कि एंगल थीटा हो जाएगा, ये रिजल्टेंट और आपके वेक्टर ए के बीच का कोण अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो दो कोण मिलेंगे, पीछे वाले फिगर में भी आपको एंगल्स कुछ इसी प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको, या फिर आप इसमें ही देख सकते हैं, ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल ए और बी के बीच का जो एंगल आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पे एंगल थीटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये एंगल आपको अल्फा मिल जाएगा, जो वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का है, ठीक है। वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को ऑलवेज अल्फा से दिखाते हैं, एक वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल को ऑलवेज थीटा से दिखाते हैं। तो ये हमारे दो थीटा थीटा हो गए, ये हमारे अल्फा हो गए, ठीक है। अब देखो, रिजल्टेंट का भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना होगा यहाँ पैरेललोग्राम मेथड में, ठीक है। वो रिजल्टेंट आर बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए, इसका तो वैसे पूरा डेरिवेशन होता है, बट डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। और पूरा ये फिगर वगैरह भी याद रखने की जरूरत नहीं, कोई आपके काम का है ही नहीं। आपका जो काम का है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड में ये रिजल्टेंट मैटर करता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट से क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। तो रिजल्टेंट बस आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम मेथड में जो सदिशों का योग है, उसमें पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा एक अल्फा यहां से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो अल्फा होता है ये आपको मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा क्या हो गया आपका, मैंने अभी भी बताया कि रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी आपको क्लियरिटी मिल ही जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद रखिए, ठीक है। तो दो फार्मूले आपको यहाँ पे मिल गए हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आर है उसमें देखिए थीटा पे डिपेंडेंसी आपको दिख रही है ना। तो इस फॉर्मूले में जो हमने आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी अभी जस्ट बताया, जो कि क्या था आपके पास, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें इस रिजल्टेंट की डिपेंडेंसी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी के बीच के जो एंगल है थीटा, उस पर डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो किस प्रकार डिपेंड करता है उसको हम लोग अलग अलग एंगल पे रख करके यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रखें सबसे पहले कंडीशन पे, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 0 डिग्री जो है बराबर में आपकी वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो यहाँ पे हमको सबसे जो है थीटा बराबर 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर आएगा यहाँ पे
स्क्वायर रूट के अंदर आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाहर मिलेगा हमें a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी हमें बाहर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहाँ पे हमें, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी थीटा बराबर 0 डिग्री पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका अगला पॉइंट अगर हम देखें, सेकंड पॉइंट अगर देखें, और थीटा बराबर हम यहाँ पे 0 डिग्री ना रख के 90 डिग्री रख दें अगर, ठीक है, तो आर बराबर यहाँ पे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपको क्या मिलेगा, 2ab मिल जाएगा। ठीक है, और इनटू आपका 2ab, और cos 90 बराबर यहाँ पे क्या है आपका, 0 है ना। cos 90 बराबर आपका 0 है, तो cos 90 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ 0 आप रख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो ये ना ही मिनिमम वैल्यू है ना ही मैक्सिमम, ये मिडिल की वैल्यू हो गई, है ना। तो ये स्पेशलाइजेशन नहीं है ना, तो ये हमें मिल गया। इसके अलावा देखिएगा तीसरा पॉइंट हमें मिल रहा है, थर्ड पॉइंट, अगर हम थीटा बराबर यहाँ पे 180 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 180 डिग्री रखते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा जो यहाँ पे बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे -2ab हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे आपका cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी। -1 का मल्टीप्लाई 2ab में होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाहर मिलेगा आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे a माइनस बी, क्या मिलेगा, a माइनस बी। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी। तो ये हो गई आपकी थीटा बराबर 180 डिग्री पे वैल्यू। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी हो गई किस पे, आपकी थीटा पे डिपेंडेंसी हो गई आपकी यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम में मेथड, जो मेथड में जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसकी। ठीक है, नहीं आर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदिशों का वियोजन यानी एनालिसिस ऑफ वेक्टर, ये आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक है। तो इसको देखिएगा, एनालिसिस ऑफ वेक्टर में। तो यहाँ पर आपकी अगर सपोज दैट कोई एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक मिनट, ये मान लो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सपोज दैट कि कोई एक हमारा वेक्टर जो है एंगल थीटा पे, एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, और कुछ इस प्रकार से हमारा एक वेक्टर यहाँ पे आपका ए है। ठीक है, वेक्टर ए हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका मान लो हमने ये ए डैश यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, तो ये हमारा ये मैग्नीट्यूड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसको हमने दिखा दिया ए डबल डैश से। ठीक है, ए डबल डैश से हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया। तो देखिएगा यहाँ पे अगर ये ओरिजिन पॉइंट ओ है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए डैश जो होगा, ठीक है, ओ ए डैश जो होगा यानी कि जिसको हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, यानी कि क्षैतिज घटक जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है।
जिसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं। जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि क्षैतिज घटक है, जिसे हम लोग अगर ध्यान से देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक को, तो इसको हम लोग ओ ए डैश से दिखा रहे हैं, जो कि हमारा ए कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके? ए कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी एक घटक में बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट होगा वो ओ ए डबल डैश होगा। ओ ए डबल डैश ये वाला कंपोनेंट, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। कैसा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक है, जिसे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इसको अगर हम देखें ओ ए डबल डैश से, तो ये जो है ए साइन थीटा में बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है ये सदिशों का वियोजन होता है। तो ओ ए डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो ए कॉस थीटा, ओ ए डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो ए साइन थीटा आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखो आज के सेशन में मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको ट्रिक और टिप्स के साथ एक्सप्लेन करी है। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड आपको अपडेटेड क्लासेस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि जो फुल कोर्स हमारा है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आप या तो यूपी या तो बिहार पॉलिटेक्निक या झारखंड या उत्तराखंड या आप दिल्ली पॉलिटेक्निक के कर रहे हो, उसकी प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा फुल कोर्स के अंदर। तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो वन एंड ओनली 499 में। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है। तो ये आपके लिए 24/7 ओपन है। आप इस पे जो भी आपको डाउट है कोर्स को लेकर के वो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या आप हमारे वेबसाइट sonusarclasses.classx.co.in पे विजिट कर सकते हो। ठीक है। तो तीनों का ही लिंक यानी वेबसाइट का, ऐप का और व्हाट्सएप नंबर, आपको तीनों ही चीजें हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर के आज ही अपना कोर्स ज्वाइन करिए और मस्त तरीके से अपने एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करिए धुआंधार शानदार क्लासेस के साथ। फुल कोर्स इसमें आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस तो कवर कराया ही जाएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके यहाँ पे साथ के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कि आपको और भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टॉपर टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अपीयर होकर के आप चैप्टर पढ़ने के बाद अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो कि आप उस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीजें सीखे हैं टेस्ट दे करके, है ना। तो ये सारी चीजें आपको वन एंड ओनली पॉली अवतार 2024 कोर्स में मिलेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी मिलेगा, क्वेश्चंस जिसमें होंगे, और साथ में नीचे आपको आंसर की होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस करने के बाद अपने सही ऑप्शंस को चेक कर सके कि आपने सही किया है या नहीं किया है। साथ में सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको जो वीडियो क्लासेस हैं उसके साथ ही अटैच्ड मिल जाएगी, ताकि आप प्रश्नों को हल करने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहां पे फुल सॉल्यूशन पीडीएफ भी देख सकते हो, जिसमें आपको सॉल्व्ड यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।